नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ मन लगा के अपनी क्लास कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग चौथा चैप्टर जो हमारा है भारतीय संस्कृति, क्या है भारतीय संस्कृति, उसको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय से शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। देखो बच्चों, एग्जाम में आप जब अपने परीक्षा हॉल में जाओगे आपको कॉपी मिलेगी। तो आप लोग को जब जीवन परिचय जब भी आए तो आप लोग क्या करना कि एक फ्लो चार्ट बना लेना। क्या बना लोगे? फ्लो चार्ट बना लोगे। फ्लो चार्ट कैसे? देखो, ये जो ये बना हुआ है बॉक्स, ये है फ्लो चार्ट। ठीक, तो ऐसे आप लोग एक बार फ्लो चार्ट बना के तब लिखना शुरू करोगे। ठीक ना? तो फ्लो चार्ट में ऐसे बॉक्स खूब अच्छा सा बना लेना। फिर लिखना लेखक एक संक्षिप्त परिचय। जिस भी लेखक का है उसका नाम ऊपर डाल देना। और जन्म, तो राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म स्थान जीरा देवी छपरा बिहार में। मृत्यु इनकी 28 फरवरी सन 1963 को हुई। मेरे साथ ही याद करते चलो आप लोग। ये भारत के राष्ट्रपति रहे, भारत रत्न से अलंकृत, और इन्होंने देश पत्रिका का, किस पत्रिका का? देश पत्रिका का संपादन किया। किसका संपादन किया? देश पत्रिका का। तो अब चलिए हम लोग इनका विस्तृत जीवन परिचय अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। देश रत्न, देखिए इनको देश रत्न, जो भारत रत्न मिला था इनको, तो वही ये देश के रत्न थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरा देवी ग्राम में हुआ था। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। राजेंद्र बाबू बड़े मेधावी छात्र थे और प्रायः सभी परीक्षाओं में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये इतने मेधावी थे कि इन्होंने सभी परीक्षाओं में प्रथम स्थान इनको मिला था, फर्स्ट आए हुए थे। मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ दिन अध्यापन कार्य करने के पश्चात 1911 से 1920 ईस्वी तक राजेंद्र बाबू ने क्रमशः कलकत्ता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत की। परंतु गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों तथा आंदोलनों से प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूर्ण रूप से देश सेवा के कार्य में लग गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये 3 बार सभापति चुने गए। कितनी बार? 3 बार ये सभापति चुने गए। राजेंद्र बाबू 1946-47 में भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री रहे। कौन से मंत्री? कृषि एवं खाद्य मंत्री। और 26 जनवरी 1950 से लेकर 1962 तक आप लोग से पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति कब से कब तक रहे? तो 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 ईस्वी तक क्या भारत के देश के राष्ट्रपति रहे। 1962 ईस्वी में इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकृत किया गया। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, साधुता और सादगी इनके रोम रोम में व्याप्त थी। राजेंद्र बाबू की मृत्यु कब हुई? 28 फरवरी 1963 ईस्वी को राजेंद्र बाबू की मृत्यु हुई। ठीक ना? अब आप लोग देखो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल लेखक भी थे। सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर इनके लेख बराबर निकलते रहते थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। नागरी प्रचारणी सभा, ठीक ना? ये आप लोग पॉइंट नोटेड करके लिखोगे। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के माध्यम से हिंदी को समृद्ध बनाने में योगदान देते रहे। इन्होंने देश नामक पत्रिका, कौन सी पत्रिका? देश नामक पत्रिका। ये अगर आप लोग अंडरलाइन करके ऐसे लिख दिए, पूरा बॉक्स नहीं बनाना, ऐसे अंडरलाइन करके लिखोगे। नामक पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने लेख एवं व्याख्यान भी तत्कालीन जो पत्र पत्रिकाएं होती थी, इनके लेख उसमें
और इनके व्याख्यान जो बोलते थे प्रकाशित होते रहते थे। राजनीति, समाज शिक्षा, संस्कृति, जन सेवा आदि विषयों पर इन्होंने अनेक प्रभावपूर्ण निबंधों की रचना की। जन सेवा, राष्ट्रीय भावना एवं सर्वजन हिताय की भावना से इनके साहित्य को विशेष रूप से प्रभावित किया। इनके साहित्य में जन सेवा, राष्ट्रीय भावना, सर्वजन हिताय की भावना रहती थी। इनकी रचनाओं में उद्धरणों एवं उदाहरणों की प्रचुरता है। इनकी रचनाओं में अत्यंत प्रभावपूर्ण भावाभिव्यक्ति देखने को मिलती है। अब देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अनेक विषयों पर लेखनी चलाई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अनेक विषयों पर लेखनी चलाई। इनकी कृतियां देखो, इंडिया डिवाइडेड, याद करो मेरे साथ, इंडिया डिवाइडेड, ठीक, और सत्याग्रह, सत्याग्रह एट चंपारण, सत्याग्रह एट चंपारण, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति के अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र। इनके अतिरिक्त इनके भाषणों के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं। बाबू यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी की भाषा कैसी थी? सहज, सरल, सुबोध, खड़ी बोली। भाषा शैली जब भी पूछे ना तो आप लोग अच्छे से इनका लिखना कि सहज, सरल, सुबोध, खड़ी बोली। इनकी भाषा व्यवहारिक है, इसलिए उसमें संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का समुचित प्रयोग हुआ है। ग्रामीण कहावतों एवं ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया है इन्होंने। इनकी भाषाओं में कहीं भी आप लोग को बनावटीपन की गंध यानी महक, खुशबू, सुगंध नहीं आती। मुख्य रूप से इनकी शैली के साहित्यिक एवं भाषण के दो रूप प्राप्त होते हैं। अब जो आप लोग में ये अध्याय है भारतीय संस्कृति, पाठ एक भाषण का अंश है। किसका अंश है? कि इनका भाषण का अंश है। इसमें बताया गया कि भारत जैसे विशाल देश में व्याप्त जीवन व रहन सहन की विविधता में भी एकता का दर्शन होता है। इस अध्याय में आप लोग को बताया जाएगा कि जो भारत जैसे विशाल देश में जो व्याप्त जीवन और रहन सहन की एकदम अलग अलग है हर जगह, लेकिन उसके बाद भी भारत में एकता देखने को मिलता है, दर्शन होते हैं। विभिन्न भाषा, जाति, धर्म और मड़ियों को एक सूत्र में पिरोकर रखने वाली भारतीय संस्कृति विशिष्ट है। ठीक, तो अब हम लोग इस अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इस अध्याय में आप लोग को ना जो भारत का मैप है, यानी पूरे भारत के बारे में समझना जरूरी है कि कहाँ पर जैसलमेर है, कहाँ पर आपका कहाँ पे आसाम है, कहाँ पर उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, ये आप लोग को जाना बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस अध्याय को पढ़ाने के पहले मैं आप लोग को भारत का मैप दिखाऊंगी, भारत का मानचित्र दिखाऊंगी। उसके बाद आप लोग को बच्चों, पहले ये आप लोग मैप भारत का देख लीजिए कि ये उत्तर है। देखो उत्तर किधर है? ये आपका उत्तर है, ठीक, और ये आपका पूरब है। क्या है ये? ये है पूरब। अब इस मैप को मैं क्यों दिखा रही हूँ? ये आपका पूर्वी एरिया, ये आसाम है ना, आसाम की चर्चा आएगी इस चैप्टर में, आसाम का चर्चा आएगा। फिर ये राजस्थान का आएगा, यहाँ के जैसलमेर तप्त भूमि की बात आएगी। फिर ये आपके पहाड़ी इलाकों की बात आएगी। फिर जो है ना, फिर आपके ये दक्षिण, ये ध्यान से देख लो, ये दक्षिण, इधर के चारों तरफ के ये सारी चीजें, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कैसे ये अंडमान निकोबार में कहा, मतलब ये पूरे भारत में आपको कैसा मौसम है, कैसे खनिज पदार्थ, मतलब पूरे एक एक आप लोग को देखो। यहाँ से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये दिल्ली को दिल्ली लिख दिया है, लेकिन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ठीक है,
उत्तर प्रदेश, ये आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, एक एक चीज देखते चलिए। अब जो यहाँ की नदियां हैं उसके बारे में, फिर पहाड़ों के बारे में, जनजातियों के बारे में, सब ये भारतीय संस्कृति मतलब भारत को आपको अच्छे से जानना है, ठीक। इसलिए मैं आप लोग को मैप दिखा रही थी। अभी आप लोग अच्छे से देख लिए ना। आसाम आते ही ये आप लोग का पूर्वी एरिया जो है ये आसाम एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए। राजस्थान, जैसलमेर, तो ये आप लोग के दिमाग में छप जाना चाहिए कि हाँ ये है। किधर बंगाल की खाड़ी है, किधर अरब सागर है, ये आ जाना चाहिए आप लोग के दिमाग में, ठीक ना। तो अब ये तो क्लियर हो गया, ये आप लोग के दिमाग में स्पष्ट हो गया कि कहाँ पर क्या है, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं चैप्टर के तरफ। हम लोग अध्याय को शुरू करते हैं। अब ध्यान से एकदम एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ना, समझना। मेरे साथ साथ ही आप लोग अपनी किताब खोल लीजिए, पेन या पेंसिल ले लीजिए। देखिए मैं भी अपनी पेन निकाल ली हूँ, ठीक ना। अब आप लोग को कोई भी परेशानी होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मैम ये चीज़ सही कर दीजिए, तो मैं कर दूंगी, ठीक। तो देखिए, कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। अब आप लोग को भारत का मानचित्र दिखाई हूँ, उसमें आप लोग को ये पता चलेगा कि भारत जो है एक छोर से उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो है कितना भी भिन्न है। उनके रहन सहन, उनकी संस्कृति, सब कुछ बहुत अलग है, ठीक। एक दूसरे से बहुत सी बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं, बिल्कुल भिन्न है। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की इतनी गहरी नजर आएंगी जो किसी भी एक महाद्वीप में कई देश होते हैं ना, वैसे भारत में जो प्रदेश प्रदेश में अंतर है वो आपको नजर आ जाएंगी। महाद्वीप के अंदर ही नजर आ सकती हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां एक छोर पर मिलेंगी और जैसे दक्षिण। अब देखो हिमालय उत्तर में है, हिमालय कहाँ पर है? उत्तर में। उत्तर आप लोग को दिखाई हूँ मानचित्र में। भारत का जो मैप है ये ऊपर का हिस्सा जो है ये उत्तर है और ये आप लोग का दक्षिण है जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है। तो ये मैप उतना अच्छा नहीं है, हाथ से ऐसे बना रही हूँ। तो ये दक्षिण है और ये उत्तर है, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं कि हिमालय हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां एक छोर पर मिलेंगी और जैसे जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी श्रेणियां मिलेंगी। विंध्य का मिलेगा आप लोग को मध्य प्रदेश, अरावली ये आप लोग को दक्षिण में यहाँ पर मिल जाएगा दिल्ली के आसपास। सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी ये सब एक लाइन से ऐसे जो भारत का मैप है ना, यहाँ पर आपको सारी पहाड़ियां मिल जाएंगी, ठीक है। अभी आप लोग को पहाड़ियां भी दिखाऊंगी मैं। देखो भारत की नदियों के बारे में इसमें दिया गया है। क्या दिया है आप लोग का कि जैसे 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 दक्षिण की ओर बढ़ेगा, जो भी यहाँ पर घूमने आएगा भारत में तो वो दक्षिण में जब भी आए ऊपर से मतलब उत्तर से दक्षिण, तो देखो ये गंगा नदी है, ये आपका उत्तर है ना, ये सिंधु नदी, सारी नदियां आपको यहाँ पर दिखाई, गंगा नदी, ठीक। तो आप लोग को ये ब्रह्मपुत्र नदी, सारी नदियों के बारे में यहाँ पर दिया। देखो ये भी गंगा नदी ही है, गंगा नदी, जमुना नदी, सब आप लोग को यहाँ पर मिलेंगी, ठीक ना। अब देखो केन नदी, चंबल नदी, सिंध नदी, शारदा नदी, गंगा, यमुना, देखो ये यहाँ से ये सिंध नदी देख लो, फिर ये गंगा नदी, इसके बाद ये जमुना नदी, फिर ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब आप लोग के चैप्टर में एक एक लाइन दिया हुआ है। तो इसलिए आप लोग के लिए मैप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी, ये यमुना नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये इन सारी नदियों के बारे में बताया गया है। फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी
श्रेणियों के बारे में भी दिया गया है, तो चलो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो अब आप लोग को दिया गया विंध्य अरावली, तो देखो ये विंध्य है, क्या है, विंध्य है। अब ध्यान से देखते चलो तुम लोग कि ये क्या चीज है, ये विंध्याचल, विंध्य की श्रेणी, अरावली, अरावली पर्वत ये दिख रहा है ना, ये दिल्ली और ये राजस्थान सब लेके, फिर सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी ये हुई आप लोग की, पश्चिमी घाट, अनाईमुड़ी, ये सब आप लोग की पर्वत श्रेणियां हैं। क्या है, पर्वत श्रेणियां। तो इतना देखने के बाद इस मैप से आप लोग को काफी कुछ स्पष्ट हुआ होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं कि आप लोग के अध्याय में क्या दिया गया। अब देखो इसके बाद अब हम लोग ये चीज देखते हैं कि जो नीलगिरी पहाड़ी देख लिए आप लोग, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र देख लिए, अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं कि नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे, पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी, पश्चिम से पूर्व, अब ये जो भारत का मैप है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व, ठीक ना। तो पश्चिम से क्या बोल रहा है कि पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी इसकी विभिन्नताएं, जो भिन्नताएं हैं वो देखने को मिलेंगी। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती, समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी की वह सुखद मौसम। अब आप लोग को इतना पता चल गया है कि यहाँ पर कन्याकुमारी है, ठीक ना, और यहाँ पर बर्फ से ढका हुआ हिमालय पर्वत, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो क्या बोल रहे हैं, सुखद मौसम जिसमें न कभी सर्दी होती है न गर्मी देखने को मिलती है। अगर असम की पहाड़ी, अब असम आप लोग को दिखा दी हूँ, ये भारत का मैप है, तो यहाँ पर असम है, ठीक। तो असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 वर्षा मिलेगी और जैसलमेर की तप्तभूमि। तो अब आप लोग को यहाँ पर असम और यहाँ पर राजस्थान, जैसलमेर, जैसलमेर कहाँ पर, पश्चिम में, असम कहाँ पर, पूरब में, ठीक ना। जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न नहीं होता, हमारे भारत में कोई भी ऐसा अनाज नहीं है जो यहाँ पर पैदा नहीं होता। कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में पाया जाता है। खनिज पदार्थ जो है ना, ये जब जमीन पहाड़ों को की खुदाई होती है उसके नीचे मिलता है। तो भूगर्भ में, भू पृथ्वी, गर्भ यानी उसके अंदर, गर्भ पृथ्वी के अंदर, ठीक ना, में न पाया जाता हो। और कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में न मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेश, देखो आब हवा मतलब वहां के वातावरण में जहाँ का जैसा, जैसे देखो उत्तर भारत है, यहाँ के पहाड़ी इलाके और यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ का प्राकृतिक मौसम के हिसाब से वहाँ के इंसान का रहन सहन है, खान पान है। और ये दक्षिण है, यहाँ के आब हवा, यहाँ के वातावरण, प्राकृतिक वातावरण के हिसाब से यहाँ का खान पान, वेशभूषा, शरीर, यहाँ के लोग आपको एकदम गोरे गोरे दिखेंगे, ठीक, और यहाँ पर दक्षिण में काले काले लोग दिखेंगे। तो वेशभूषा, शरीर, मस्तिष्क, अब उत्तर में मस्तिष्क बड़ा दिखेगा आपको, आंखें छोटी छोटी दिखेंगी, उत्तराखंड से लगाए ये सारी जगह मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांत के लोग दिखेंगे। इसी तरह मुख्य मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं और बोलियों की तो कोई गिनती नहीं, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है। क्या कहावत मशहूर है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। अब देखो किलोमीटर तो आप लोग जानते हो, अब कोस जानते हो कि नहीं ये बताना। एक कोस में कितना, मतलब कोस में कितने किलोमीटर, या किलोमीटर और कोस, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कोस आप लोग जानते हो कि नहीं। तो क्या कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी कि कोस कोस पर बदले पानी, मतलब एक एक कोस में पानी बदल जाता है और 4 कोस पे बानी यानी वाणी, बोली बदल जाती है। यहाँ पर इतनी विभिन्नताएं
पाई जाती हैं। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियां, जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। जैसे बोली बदलती है वैसे वैसे यहाँ के धर्म भी, संप्रदाय भी बदलते रहते हैं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर, जो अपरिचित है यहाँ के बारे में नहीं जानता है, तो कह उठेगा कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है। यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता देखने में आएगी, लेकिन हम लोग विभिन्न होते हुए भी क्या है, एक है। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में यानी इसके मूल में एक ऐसी समता यानी एकता आपको देखने को मिलेगी। कैसी एकता देखने को मिलेगी कि हम सभी, जैसे एक माला का फूल बनता है ना, उसमें अलग अलग तरह के फूल रहेंगे, लेकिन सब मिलके क्या होते हैं, एक होते हैं। ठीक ना, वो माला एक होता है, अलग अलग फूल से पिरोया जाता है। वैसे ही ये भारत देश भी है। इस पे ही आप लोग का गाना बना है ना कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। हाँ? फिर देखो आप लोग कि ये कहा गया है कि अनेक देशों का एक समूह, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वालों को जो गहराई में नहीं जाएगा उसको यही लगेगा कि सब अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में क्या है कि सभी लोग मिलके एक ही हैं। ठीक ना। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में ऐसी समता और एकता फैली है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरोकर एक सुंदर समूह बना देती है। क्या बना देती है, एक सुंदर समूह बना देती है। एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे अब आपको उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी, उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की विभिन्न रंग की सुंदर मड़ियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मड़ि या फूल दूसरों से न तो अलग हो सकता है और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं, बल्कि दूसरों की सुंदरता में स्वयं सुशोभित होता है। जैसे कोई अलग अलग फूल से माला ऐसे तैयार कर दिया जाए, ठीक है, मड़ी से मोती से माला तैयार कर, तो अलग अलग का नहीं मतलब है, ये एक साथ ही सुंदर लगेगा पिरो के ही, और ये जिसके गले में जाएगा वो भी सुंदर। तो वैसे ही हमारा भारत देश है, हमारे यहाँ जो आता है उसको भी अच्छा लगता है बहुत, कि यहाँ की विभिन्नता के साथ भी इस देश की एकता को देखकर। तो क्या कह रहे हैं कि केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं, बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं क्या करता है, सुशोभित होता है, और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, बल्कि क्या है, एक ऐतिहासिक सत्य है, क्योंकि पुराने समय से हमको तोड़ने की कोशिश की जा रही है मुगलों अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता सारी चीजें आप लोग पढ़े हुए हैं, उसमें अंतर करके, लेकिन फिर भी हम अलग नहीं हुए। जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेक जल प्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। सारी नदियों के उद्गम क्या है, अलग अलग हैं। उद्गम मतलब जहां से उत्पन्न हुई, जहां से आपको बहते हुए दिखेंगी कि ये गंगा यहाँ से, यमुना यहाँ से, ब्रह्मपुत्र यहाँ से, लेकिन क्या है कि भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं,
इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न फल फूल पैदा करती, पर सब में एक ही शुद्ध सुंदर स्वस्थ और शीतल जल बहता है, वह जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। उद्गम के समय और संगम के समय वो जल एक ही हो जाता है। अब आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे, इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने की हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा भी। जैसा कि हमारे कवि इकबाल ने क्या कहा है कि बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। मतलब हमारा नामो निशा बचा हुआ है। इतने लोगों ने शासन किया, इतने 100 सालों तक हमारे ऊपर दूसरे देशों का शासन रहा, फिर भी हमारी हस्ती को नहीं मिटा सके, हमारे सनातन धर्म को नहीं मिटा सके। ठीक ना। तो अब हम लोग आगे की लाइनें पढ़ते हैं कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है। आध्यात्मिकता हमारी इतनी अनंत काल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा कि कभी कभी मूर्त रूप होकर भी हमारे सामने आता रहा। यह हमारा सौभाग्य है। क्या है हमारा सौभाग्य कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमरत्व की याद दिलाकर हमारी सूखी हुई हड्डियों में, हड्डियां, शरीर कैसे बना है? हड्डियों से, मज्जा से ना। हमारा शरीर किस किस चीज से बना है? हड्डियों से, चर्बी से, रक्त से। तो वही बोले सूखी हड्डियों में, हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल, हमारे मृत प्राय मतलब मर चुके शरीर को में नए प्राण फूके और मतलब नई जान डाल दिए, और मुरझाए हुए दिलों पे, जो दिल जिसका चेहरा मुरझा गया है उसको खिला दिया। वह अमरत्व सत्य और हिंसा का, सत्य और अहिंसा। तो आप लोग सत्य और अहिंसा नाम सुनते ही जान गए होंगे कि ये महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। हम इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना कर चुके हैं। प्रजातंत्र की स्थापना अर्थात यहाँ के लोगों का शासन, जिसका अर्थ है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? कि व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता, जिसमें वह अपना पूरा विकास कर सके। प्रजातंत्र में व्यक्ति अपना पूरा विकास करने के लिए स्वतंत्र है, और साथ ही सामूहिक और सामाजिक एकता भी। व्यक्ति और समाज के बीच में विरोध का आभास होता है। व्यक्ति अपनी उन्नति और विकास चाहता है, और यदि एक ही उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष पैदा होता है, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है, कब दूर हो सकता है? जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हो। यानी सब लोग अपना विकास तो करें, लेकिन किससे? आपसी प्रेम से, एक दूसरे से लड़ भिड़ कर नहीं। ठीक ना। हिंसा और अहिंसा, ये क्या है? हिंसा मतलब मारकाट, अहिंसा मतलब सौहार्द प्रेम। ठीक। हमारी संस्कृति का मूल आधार अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। हमारा यही हमारी संस्कृति है कि हम भी बढ़े और दूसरे को भी आगे बढ़ने दे। ठीक है। और अहिंसा तत्व पर स्थापित है। जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। ठीक ना। मुख्य स्थान दिया गया है।
अहिंसा का दूसरा नाम, अहिंसा जो है इसका दूसरा नाम क्या है? अहिंसा को इसमें मुख्य, अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है। देखो, अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है, हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है। जब स्वार्थ आएगा तभी हिंसा होगी, तभी लड़ाई होगा, तभी झगड़ा होगा। और जब त्याग रहेगा तो अहिंसा अपने आप ही, कोई लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं, तो हिंसा की बात ही कहाँ से आएगी। जो प्राय भोग के रूप में हमारे सामने, जो स्वार्थ है ना, वो अपने लिए कि ये जमीन हमारी है, ये घर हमारा है, या सब कुछ हमारा है, इसके लिए लड़ भिड़ के, मार काट करके, हर एक तोड़ फोड़ करके अपने लिए जीना स्वार्थ है, और अपने भोग के लिए जीना स्वार्थ है, ठीक ना। पर हमारी संस्कृति ये नहीं है, पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है। मतलब भोग भी करो त्याग के साथ, भोग भी त्याग में ही पाया है। इसीलिए श्रुति, श्रुति मतलब वेद उपनिषद क्या कहते हैं? तेन तक तेन भुवजिथा, मतलब क्या है कि भोग जो करो वो भी त्याग के साथ, ठीक है, त्याग से ही भोग निकला है। यही श्रुति कहती है, वेद कहता है, उपनिषद कहता है, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है कि क्या कहती है श्रुति, ये तो आप लोग जान गए। अब देखते हैं कि इसी के द्वारा हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, मतलब हम एक दूसरे के बीच की जो लड़ाई झगड़ा है उसको, और व्यक्ति समाज के बीच, व्यक्ति और समाज में जितने लोग रहे उनका विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के मिटाना चाहते। देखो बच्चों, आज तक हमारा ही ये ये चीज प्रचलित है कि हमने दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया। ये हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है कि हमने किसी दूसरे देश पे आक्रमण करके उसके देश के जमीन को या वहां के लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये हमारी संस्कृति है ना, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, अहिंसा ही हमारा धर्म है, ठीक। तो क्या कह रहे हैं कि हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है, इसलिए हमने भिन्न भिन्न विचार धाराओं को स्वच्छता पूर्वक अपने रास्ते बहने दिया। मतलब भिन्न भिन्न विचार है, सबको अपने अपने रास्ते चलने दिया। भिन्न भिन्न धर्म है, संप्रदायों को स्वतंत्रता पूर्वक पनपने और भिन्न भिन्न भाषाओं को विकसित और प्रस्फुटित होने दिया, ठीक ना। भिन्न भिन्न देशों के लोग, मतलब अलग अलग देशों के लोग, क्या, भिन्न भिन्न देशों के लोगों को अपने में अभिन्न भाव से मिल जाने दिया। भिन्न भिन्न देशों की संस्कृतियों को अपने में मिलाया, दूसरे देशों की संस्कृतियों को हमने अपने संस्कृति में मिलाया और अपने को उनमें मिलने दिया, और हम भी घुल मिलकर रहे। देश और विदेश में एक सूत्रता तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और सौहार्द से स्थापित की। दूसरों के हाथों और पैरों पर, घर और संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया, उनके हृदय को जीता, और इसी वजह से प्रभुत्व, जो चरित्र और चेतना का प्रभुत्व है, आज भी बहुत अंशों में क्या है, कायम है। जब हम स्वयं उस चेतना को बहुत अंशों में भूल गए और भूलते जा रहे हैं। देखो क्या है कि हमने किसी के घर, मतलब दूसरे देश पर हमने दूसरे की संपत्ति पर अधिकार नहीं किया, दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया, और उल्टा उनके दिलों को जीता। देखो चाइना है, वो हमारे देश के जो कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में कर रखा है, लेकिन भारतीय सैनिक जब मिलते हैं तो उनसे नमस्ते करते हैं। तो इसीलिए हमने क्या है, उनके जमीनों को नहीं जीता, उनके हृदय को जीता है। जो चरित्रों और चेतना का प्रभुत्व है आज भी बहुत अंशों में कायम है, जो पहले से चलता आया है वो अभी भी कायम है, और वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में दो बातों का हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए। क्या है बराबर ध्यान रखना है? पहली बात क्या है कि हर प्रकार की प्रकृति जन्य, जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है और मानवकृत, कृत्रिम और प्राकृतिक विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम
नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, मतलब बहुत सारे साम्राज्य बने और खत्म हुए। विभिन्न संप्रदायों का उत्थान हुआ, पतन हुआ, मतलब वो आगे बढ़ा और फिर नीचे गिरा। हम विदेशियों से आक्रांत, देखो जो आक्रांत हैं वो क्या कहे जाते हैं, जिस पर आक्रमण किया गया हो, मतलब विदेशी हमारे ऊपर बहुत बार आक्रमण किए, ठीक है, और वो राजा बने और हमारे देश पे शासन किए, पद दलित हुए। हम पर प्रकृति और मानव ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे। देखो मानव, जो मुगल हुए, ठीक है, बलबन, औरंगजेब, मतलब हर तरह के अंग्रेजों ने क्या क्या नीति अपनाई हमारे ऊपर शासन करने के लिए, क्या क्या किया उन्होंने, ठीक है। 1600 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक हमारे ऊपर शासन किए अंग्रेज, लेकिन फिर भी क्या है, हमारी संस्कृति बची हुई है। कितनी महान है हमारी भारतीय संस्कृति, कितनी पावन है हमारी भारतीय संस्कृति, कितन सनातन धर्म सबसे ऊंचा है जो आज भारत की संस्कृति बची हुई है। बच्चों, अगर ये इतनी मजबूत नहीं होती, जैसे घर बनता है तो नींव जितनी मजबूत रहती है तो घर उतना ही मजबूत होता है, वैसे ही हमारी संस्कृति अगर मजबूत नहीं रहती तो कब की गिर गई होती, ढह गई होती। ठीक, तो क्या कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिनों में, मतलब हम अपने मुश्किल दिनों में भी ऐसे मनुष्यों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र यानी रविंद्रनाथ टैगोर, मनीषी कवि को, और अरविंद घोष और रमण महर्षि जैसे। रमण कौन है पता है? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण, जो नोबेल पुरस्कार, भारतीय वैज्ञानिक है, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इन्हीं को महर्षि रमण कहा गया है। जैसे योगियों को पैदा किया और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां, जो जैसी हमारी हालत थी उसमें और देशों की जो जातियां थी वो मिट गई, खत्म हो गई, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा क्या है, हमारी संस्कृति, हमारी जातियां बनी रही। इसलिए ऐसे जातियां मिट गई, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को भी बनाए रहे। ये नहीं है कि किसी तरह हम बच बचा के अपने को जीवित रखे, उसके अलावा हमने आध्यात्मिक और अपना बौद्धिक गौरव भी बनाए रखा। ठीक है, आध्यात्मिक यानी जो हमारी सनातन धर्म है, जिसका जो जो धर्म था वो आध्यात्मिक चेतना, मतलब हम अपने आप को जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को, उससे जुड़ाव रखे और अपना बौद्धिक गौरव भी बनाए रखे। उसका कारण क्या है कि अपनी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर, हमारी जो सामूहिक चेतना ऐसी नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत है। कैसी है? पहाड़ों से भी मजबूत है, समुद्र से भी गहरी है, आकाश से भी अधिक व्यापक है। तब तो जीवित रह गई, नहीं तो कितनी सारी जातियां नष्ट हो गई, विनाश हो गया उनका, खत्म हो गई। लेकिन भारतीय जो संस्कृति है वो इतने विदेशियों के आक्रमण को झेलने के लिए, उनके शासन को झेलने के बाद भी हमारी संस्कृति क्या है, बची हुई है। ये कितनी गौरव की बात है। ठीक ना। दूसरी बात तो जो इस संबंध में विचारणीय है वह क्या विचार करने वाली है। पहली बात तो आप लोग समझ गए कि महात्मा गांधी, महर्षि रमण और अरविंद घोष और रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे ऐसे जो बुद्धिजीवी लोग थे, इतने वो लोग हमारे देश में आए और अपना अपना काम किए। तो दूसरी बात क्या है कि इस संबंध में विचारणीय है वह यह कि जो संस्कृति है अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है।
संस्कृति हमारी और हमारी सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र में से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। भले ही हमारे अलग अलग धर्म हो, हमारी अलग जाति हो, लेकिन एक दूसरे में हम बंधे हुए हैं। जब भारत की बात आती है तो हम भारतीय हो जाते हैं, फिर अपना अपना जो धर्म है वो हम निभाते हैं। जहां उनमें और सब तरह की विभिन्नताएं हैं, वहां उन सब में यह एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण और बुद्धिजीवियों कौन, मुख्यतः जो दिमागी रूप से कार्य करके जीविकोपार्जन करे, जैसे अध्यापक हुआ, वकील हुआ, लेखक हुआ, ये लोग बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं। तो बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया। अहिंसा, सेवा, त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से यानी 100 सालों से प्रभावित और प्रेरित रहा। जनसाधारण के हृदय में उनकी धड़कती चेतना को क्रांति की शक्ति बनाने में ही बापू की दूरदर्शिता थी और इसी में उनकी सफलता थी। ठीक है, मैं तो यही समझता हूं कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। अर्थात उसके पीछे वैयक्तिक मतलब व्यक्तिगत, पर्सनल जो होता है, अपना लाभ और भोग की प्रधान भावना प्रधान न होकर वैयक्तिक त्याग। देखो, अपनी जब अगर भोग की भावना रखेंगे, अपना लाभ रखेंगे, तब फिर नहीं, भोग भी त्याग के साथ, तो वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। हमारे प्रत्येक देशवासी को अपने सारे आर्थिक व्यापार उसी भावना से प्रेरित होकर करने चाहिए। वैयक्तिक स्वार्थों और स्वत्वों पर जोर न देकर वैयक्तिक कर्तव्य, सेवा, निष्ठा पर जोर देना चाहिए। हमारी प्रत्येक कार्यवाही इसी तराजू पर तौली जानी चाहिए। किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित होती है, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे जो भावना निहित होती है उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चों देखो, इसीलिए कहा जाता है भोजन भी, अगर हम अपने किचन में भोजन भी बना रहे हैं, रसोई घर में भोजन भी बना रहे हैं, तो इस भाव से कि सब लोग खा के सुखी और स्वस्थ रहें, तभी उस भोजन का प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी क्रिया के पीछे जो भावना निहित है उसका बहुत प्रभाव हुआ करता है। परिणाम में यद्यपि देखने में क्रिया का रूप एक ही क्यों न हो, एक छोटे से उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है कि एक सम्मिलित परिवार में जिसका प्रत्येक व्यक्ति इस नैतिक भावना से काम करता है कि उसका कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को अधिक से अधिक वह सुख पहुंचा सके। प्रत्येक व्यक्ति पूरी शक्ति लगाकर जितना भी उपार्जन किया जा सकता है करता है, मतलब जितनी कमाई कर सकता है, जितना कमा सकता है कमाता है। सबका सामूहिक उपार्जन मान लीजिए कि एक रकम होती है, जिससे अधिक उपार्जन करने की शक्ति परिवार में नहीं हो, उसी परिवार का प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से काम करता है कि उसको अपने सुख के लिए अधिक से अधिक उपार्जन करना चाहिए, और उपार्जन करता हो तो भी सभी व्यक्तियों का सामूहिक उपार्जन उतना होगा जितना कि प्रथमोक्त स्थिति में और सामूहिक संपत्ति दोनों स्थितियों में बराबर होगी। उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाए तो प्रत्येक को बराबर सुख होगा, पर इन दोनों स्थितियों में बड़ा अंतर पड़ जाएगा। पहली स्थिति में संघर्ष का कोई भय नहीं, क्योंकि कोई केवल अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। जब सब लोग एक दूसरे के लिए कर रहे हैं तो वहां संघर्ष की बात ही नहीं है। और दूसरे में संघर्ष अनिवार्य है, क्योंकि अपने कमाने के लिए जब वो अपने लिए कमाओगे और अपने लिए करोगे तो संघर्ष की बात आ जाएगी, क्योंकि प्रत्येक अपने लिए ही कर रहा है। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति का तकाजा है, हमारी संस्कृति का यह
तकाजा है कि पहली स्थिति में हम अपने को लाएं, और यदि संसार का संघर्ष मिटाना है तो उसी भावना को सर्वमान्य बनाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, संघर्ष चाहे वह व्यक्ति व्यक्ति के बीच हो, चाहे देश देश के बीच हो, वर्तमान रहेगा ही। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत अतुल शक्ति दे रहा है। विज्ञान क्या है? वरदान है कि अभिशाप? ये आप लोग को निबंध लिखने के लिए आता है। वही कह रहे हैं कि अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत करना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग वासना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है। वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है, उसके उपयोग को नियंत्रित भी। वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है। कौन सी बात? कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मतलब हमारी भाषा बोली के जो साहित्य हैं वो दूसरे भाषा बोली के व्यक्ति भी समझे, जाने, उनको भी उसका स्वाद, उसका अर्थ समझ में आए। ठीक है। मैं समझता हूँ, क्या समझता हूँ बोल रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी, कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा जो प्रदेश की भाषा है उसका, उनकी कृतियों का स्वाद सबके समझते। तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणी है। कौन सी दो बातें विचारणी है? क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों की संघ लिपि अर्थात क्या देवनागरी की, कम से कम जहां तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में भी छपवाने लगे तो उसका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत के लोग आसानी से ले सकेंगे। यानी उस साहित्य को या जो भी ग्रंथ है उसको पढ़ के समझ सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है। एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषाओं की कृतियों को स्वल्प यानी थोड़े परिश्रम से ही समझ जाएगा। दूसरी बात, ये पहली बात हो गई कि सबकी जो भाषा है उसको देवनागरी लिपि में छपवाया जाए ताकि जो भी पढ़े तो उसको समझ में आए। और दूसरी बात क्या है कि ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा, जैसे इंग्लिश से हम लोग हिंदी में अनुवाद करके समझ लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को ना, तो वैसे ही अनुवाद द्वारा आरंभ करें। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाए तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी, बहुत आसानी होगी। साथ ही वह संगम साहित्यकों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। साहित्य से ही वहाँ की संस्कृति जानी जा सकती है। जहाँ भी आप जिस देश में देखो, हमारे देश में जब विदेशी आए तो यहाँ के साहित्य से ही हमारी संस्कृति के बारे में जान लिए। इसीलिए बलबन हुआ, चाहे जितने भी खिलजी वंश के जो हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहे तो पहले हमारे साहित्य को ही नष्ट कर दिया। इन्होंने नालंदा तक्षशिला को ही खत्म कर दिया कि यहाँ की संस्कृति कैसे खत्म होगी। तो यहाँ के साहित्य को 1 महीने तक लगातार पुस्तकों में आग लगी और जलता रहा, धू इतनी किताबें जल गई हमारी सारी। ठीक है। तो उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, गाने से भी पता चलेगा, नृत्य से भी पता चलता है संस्कृति के बारे में, चित्रकला से भी, वास्तुकला से भी, मूर्ति कला से भी संस्कृति के बारे में जाना जा सकता है। भारत अपनी एक सूत्रता इन सब कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता है। इन सब विषयों पर हमको इस प्रतिज्ञा को ध्यान में रखकर विचार करना है कि जो इस भवन में शाहजहां ने इसके निर्माण के पश्चात खुदवा दी थी
उसने गर्व के साथ खुदवा दिया था। क्या खुदवाया था कि गर फिरदौस बर रुए जमीनस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहाँ ही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है। इसका अर्थ यही है कि गर फिरदौस बर रुए जमीनस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यदि पृथ्वी पर स्वर्ग कहीं है तो यहाँ ही है, यहाँ ही है, यहाँ ही है। यह स्वप्न तभी सत्य होगा और पृथ्वी पर स्वर्ग तो तभी स्थापित होगा जब अहिंसा, सत्य और सेवा का आदर्श पूरे सारे भूमंडल में मानव जीवन का मुख्य आधार और प्रधान प्रेरक शक्ति हो गया होगा। ठीक ना। चलिए हम लोग गद्यांशों को, रेखांकित अंशों की व्याख्या देख लेते हैं गद्यांश की। तो देखो, पहला क्या है कि वातावरण के प्रभाव का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। तो उसका जीता जागता प्रमाण भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। ठीक, तो अब इसका संदर्भ, तो संदर्भ आप लोग सबसे पहले लिख लो कि राजेंद्र प्रसाद जी क्या कह रहे हैं इसमें कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतीय संस्कृत पाठ से उद्धृत किया गया। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये तो आप लोग का संदर्भ हो गया। अब हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि इन पंक्तियों में लेखक कहता है, क्या कहता है कि वैज्ञानिक सिद्धांत है कि वातावरण का प्रभाव मनुष्य के रहन सहन पर पड़ता है, खान पान पर, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। यह सिद्धांत हमारे देश भारत पर पूर्ण रूप से लागू होता है। भारत की प्राकृतिक विविधता जो है, यहाँ के लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, शरीर और मस्तिष्क पर भी खूब इसका प्रभाव पड़ा है। और भारत जो है के विभिन्न राज्यों के लोगों में यह विविधता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इसका प्रमुख कारण यहाँ की प्राकृतिक विविधता अथवा जलवायु है। ठीक ना। तो अब देखो प्रश्न क्या है उसके बाद आप लोग का कि उपर्युक्त गद्यांश में असम और जैसलमेर की वर्षा के विषय में क्या बताया गया है। तो असम और जैसलमेर के वर्षा के विषय में बताया गया है, क्या बताया गया है कि असम की पहाड़ियों पर 300 इंच वर्षा मिलेगी। असम की पहाड़ियों पर कितनी वर्षा मिलेगी? 300 इंच की। और जो जैसलमेर है, ठीक ना, जो जैसलमेर है वहां पर कितनी मिलेगी? तप्त भूमि में साल में 2-4 इंच, साल में 2-4 इंच और 300 इंच कितना अंतर है। यहाँ पे राजस्थान में बारिश ही नहीं होती है और असम में बारिश ही बारिश होती है। ठीक, अब चलिए ख देख लेते हैं हम लोग कि भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी। अब देखो इसमें रेखांकित अंश की आप लोग को अध्याय तो पूरा समझा दी हो ना, तो अब अध्याय का तो आप लोग को कुछ भी शेष बचा नहीं है, तो केवल हम लोग गद्यांश गद्यांश कर लेते हैं, रेखांकित अंश कर लेते हैं। तो इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या देख लेते हैं, संदर्भ। फिर अब संदर्भ आप लोग को लिखने आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेते हैं और ये जो प्रश्न दिया गया है। तो संदर्भ आप लोग क्या करोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतीय संस्कृत पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कर लीजिए कि इन पंक्तियों में लेखक कहता है, क्या कहता है, भारत के विभिन्न प्रांतों की विविधताओं को देखकर कोई अजनबी व्यक्ति है वो क्या कहेगा, ऐसा अनुभव करेगा। कैसा? कि भारत एक देश न होकर कई देशों का समुच्चय है। ठीक है, समूह है। ठीक, एक कई देशों का क्या है? समूह है। मतलब यहाँ पर एक महाद्वीप की तरह अलग अलग लोग बसते हैं। इसी प्रकार भारत की अनेक जातियों को अनेक राष्ट्रीयताओं में गिना जाता है। ऊपर
से देखने में ऐसा आभास हो मिलता है, जबकि गहराई में देखने पर पता चलता है कि सबने एक में मिश्रित होकर विराट भारतीय संस्कृति की उच्चता को और अधिक गौरवशाली बनाया है। ठीक, अब प्रश्न क्या है आपका कि उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है। तो क्या बताया गया है कि आप लोग लिख लोगे, प्रस्तुत गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में बताया गया है। क्या बताया गया है? यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा है। उसी तरह यहाँ के भिन्न भिन्न संप्रदायों की भी गिनती कर नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, मतलब बहुत ज्यादा बोलियां हैं, बहुत ज्यादा संप्रदाय हैं। ठीक, अब हम लोग ग देख लेते हैं कि यहाँ केवल एक काव्य की भावना नहीं बल्कि एक यह केवल एक काव्य की भावना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है, जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ सागर के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। तो अब इसका संदर्भ आप लोग लिख लेना। रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि यह सिर्फ काव्य की भावना नहीं अपितु चिरंतन सत्य है, शाश्वत सत्य है कि जो सहस्त्रों वर्षों से पृथक पृथक अस्तित्व रखते हुए विविध जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर समुद्र के रूप में व्याप्त हैं, जो हमारे समक्ष मौजूद हैं और हमारे समक्ष मौजूद हैं। हमें भारतीय संस्कृति, इसे हम कौन सा नाम दे सकते हैं? भारतीय संस्कृत नाम दे सकते हैं। तात्पर्य यह है कि विभिन्न झरनों और नदियों के उद्गम स्थल अलग अलग होने पर भी उनका जल दूर दूर से आकर सागर की गोद में समा जाता है। उनका संगम क्या कहलाता है? सागर कहलाता है। उसी प्रकार भारत में अनेक विचारधाराओं के लोग रहते हैं। विभिन्न धर्म और संप्रदायों के झरने हजारों वर्षों से आकर भारत में मिलते रहे। इन सब के मिलने से एक विस्तृत और गहरे सागर का निर्माण हुआ है। इसी सागर को भारतीय संस्कृति कहते हैं। ठीक, अब प्रश्न क्या है इसमें पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर भारतीय संस्कृति की एक विशेषता आप लोग को बतानी है। तो क्या विशेषता बताओगे? कि विभिन्नता में भी एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। आप सारे लोग लिख लेना। क्या लिखोगे? कि विभिन्नता में भी एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। ठीक, हम लोग चलिए देख लेते हैं अगला जो हमारा रेखांकित अंश है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे, इनको वह अमरत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और क्या है? रखेगा। तो संदर्भ आप लोग कर लेंगे। चलिए व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या क्या है कि भारत देश ने तरह तरह के अनेक संकट जो झेले हैं, तथापि भारतीय संस्कृति की विशेषता में एकता एक ऐसा तत्व है जो आज तक मिटाया नहीं जा सका। न जाने कितनी बार इस देश पर बाहरी लोगों ने आक्रमण किए और अनगिनत बार यह देश आक्रमणकारियों की धर्मांधता का शिकार हुआ, किंतु यहाँ एक तत्व ही भारतीय संस्कृति का अमृत तत्व है। यह अमृत तत्व आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए और भविष्य में भी कायम रखेगा। अनेकता में एकता। ठीक ना। अब प्रश्न क्या है कि हमारी इच्छा और प्रयत्न क्या है? उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर आप लोग को बताना है कि हमारी इच्छा और प्रयत्न क्या है। तो हमारी इच्छा और प्रयत्न है कि विभिन्न विचारधाराओं के रूप में इन नदियों के अमृत रूपी जल सदैव क्या रहे? प्रवाहमान रहे,
बना रहे, जिससे सभी लोगों में प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। इसका विस्तृत रूप ही सनातन धर्म है, जो भारतीय संस्कृति की उदात्त परंपरा है। अब अगला प्रश्न क्या है, हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है? तो आप लोग बता सकते हो कि भारतीय संस्कृति जो है अनेक थपेड़ों को बर्दाश्त करते हुए आज भी हमारे अस्तित्व को, तो क्या प्रश्न पूछा है कि हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए है? तो हमारी यहाँ पर लिखोगे आप लोग कि हमारी जो राष्ट्रीयता की भावना है वो हमें हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए। यहाँ पर आप लोग ये लिख लेना कि हमारी जो राष्ट्रीयता की भावना है, भले ही हम अलग अलग हैं, अनेकता में एकता, ये हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए, या क्या जो हमारी नैतिक मूल्य है, जो हमारे अंदर की राष्ट्रीयता की भावना, यहाँ पर लिख लो राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है, हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। ठीक ना? क्या लिखोगे आप लोग? राष्ट्रीयता की भावना। सभी लोग लिख लो राष्ट्रीयता की भावना कायम रखे हुए है। ठीक ना? अब आप लोग चलो देख लो कि ये जो ब का आंसर है ये नहीं करना, अनेक थपेड़ों को बर्दाश्त कर हमारे अस्तित्व को कायम रखे। हमारे अस्तित्व को कायम हमारी राष्ट्रीयता की भावना ने रखा है, नहीं तो हमारा अस्तित्व कब का खत्म हो जाता है। ठीक ना? अब आप लोग ये देख लीजिए कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, जिसने अमृत की स्मृति दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा की जान डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। तो वह अमृत तो सत्य और अहिंसा का है, जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के लिए ही, मतलब सबके लिए आवश्यक हो गया है। ठीक ना? ये 13 में भी आया होगा, 15 में भी, 2020 में। तो संदर्भ तो आप लोग कर लेंगे। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कर लीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है, क्या कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है। उस प्रवाह को हमने अपने बीच साकार रूप में चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। उस प्रवाह ने हमें अमरत्व की याद दिलाकर हमारे मृत प्राय शरीर में, हमारे जो अंग्रेजों के समय हमारा शरीर मृत हो गया था, खत्म हो गया था, नई ऊर्जा का संचार भी किया। उदाहरण के तौर पर किसको बताते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, कि महात्मा गांधी जैसे महान विभूति ने भारत को उसकी अमरता का फिर से स्मरण कराया। परिणाम स्वरूप निर्जीवता की सीमा तक शिथिल पड़े भारत में एक बार फिर से नव प्राणों का संचार हो उठा। ऐसा लगने लगा कि हमारी शरीर की हड्डियों में नवीन मज्जा भर गई है। निराशा से मुरझाए हुए हमारे मन में आशा का संचार हो गया है। अब आप लोग देखिए प्रश्न क्या है कि हमें अमृतत्व की याद दिलाकर कौन है जो मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके? तो नैतिक और आध्यात्मिक जो हमारी ऊर्जा है, क्या लिखोगे आप लोग कि नैतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा ही हमारे मृत, यहाँ पर लिखना नैतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा ही हमारे मृत शरीर में नए प्राण का संचार हुआ है। और प्रश्न क्या, लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है? तो ये आप लोग लिख सकते हो कि लेखक का संदेश क्या है कि अमरत्व तो आध्यात्मिक चेतना है, सत्य और अहिंसा में पूर्ण आस्था है, एकत्व की भावना ही है जो अस्तित्व को कायम रखे हुए। ऊपर पूछा था ना हमारे अस्तित्व को कौन? एकत्व, अनेकता में एकता और राष्ट्रीयता की भावना। तो यही लिखना आप लोग, सत्य और अहिंसा प्राणी मात्र के लिए आवश्यक है। ठीक, तो अभी आप लोग लिख लोगे ना, लेखक का प्रमुख संदेश है कि अमरत्व आध्यात्मिक चेतना है, सत्य और अहिंसा में पूर्ण आस्था
है। एकत्व की भावना ही है जो हमारे अस्तित्व को कायम रखे। अगला हमारा क्या है कि जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उनमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा रूप क्या है? त्याग है। अहिंसा का आप लोग हमेशा याद कर लोगे कि अहिंसा का दूसरा रूप लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे? त्याग। और हिंसा का दूसरा रूप जो है या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आया, परंतु हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग के ही भावना से निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। ठीक। और आपको श्रुति के द्वारा, वेदों के द्वारा समझाया गया है। 21 में भी आया हुआ है, 22 में भी आया हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक। तो हम लोग देख लेते हैं, संदर्भ कर लोगे आप लोग। रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं पहले। लेखक कहता है कि, लेखक क्या कहता है कि विकास का मार्ग अहिंसात्मक होता है। हमारी संपूर्ण संस्कृति अहिंसा पर स्थित है। हमारी संपूर्ण संस्कृति किस पर? अहिंसा पर स्थित है। जहां भौतिक सिद्धांतों की बात आई है, अहिंसा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम क्या है? त्याग है। और हिंसा का दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्राय भोग के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। लेकिन हमारी सभ्यता में भोग भी त्याग से ही प्रस्फुटित हुआ है। ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं क्या है कि भोग भी त्याग से प्राप्त किया गया है। और स्वार्थ के दुष्परिणाम, आप लोग की जिंदगी में भी उतारने वाली चीज है ये। तो स्वार्थ के परिणाम क्या होता है? व्यक्ति के बीच, व्यक्ति समाज के बीच, और समाज के बीच, देश और देश के बीच विरोध पैदा होना क्या होता है? स्वार्थ के दुष्परिणाम, हिंसा के दुष्परिणाम होते हैं। ठीक ना? तो अब हम लोग को क्या लिखना है कि लेखक के अनुसार हमारी संस्कृति का मूलाधार क्या है? तो ये आप सभी लोग लिख लोगे कि हमारी संस्कृति का मूलाधार अहिंसा है, जिसका दूसरा नाम क्या है? त्याग है। आप लोग भी क्या क्या त्याग कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके। और प्रश्न क्या है अगला? लेखक के अनुसार संघर्ष कैसे दूर हो सकता है? लेखक के अनुसार संघर्ष कैसे दूर हो सकता है? तो लेखक के अनुसार संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ किसके हो? अहिंसा के हो। आप लोग अहिंसा के मानने वाले हो कि हिंसा के? ये भी आप लोग कमेंट करना। ओके। तो चलिए अब हम लोग अगला देख लेते हैं क्या है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। तो ये 2020 में आया हुआ है। तो हम लोग इसकी व्याख्या कर लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है, क्या कहते हैं लेखक जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि जिन धारणाओं में पढ़कर संसार की जो प्रमुख जातियां हैं वो समाप्त हो गईं, उनमें हम न केवल जीवित हैं वरन हम अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रखने में भी सक्षम रहे हैं। उसका मुख्य कारण है हमारी नैतिक चेतना। मुख्य कारण क्या है? हमारी नैतिक चेतना नैतिक आधार पर टिकी है, जो पर्वतों से भी अधिक मजबूत है, समुद्र से भी अधिक गहरी है, आकाश से अधिक ऊंची है। ठीक। तो राजेंद्र प्रसाद जी क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो नैतिक आधार है वो पर्वतों से भी अधिक, चट्टानों से भी अधिक मजबूत है, समुद्र से भी अधिक गहरी है और आकाश से भी अधिक ऊंची है हमारी नैतिकता। ठीक। तभी तो हम दूसरे देश पे शासन नहीं करने गए ना, दूसरे देश पे आक्रमण नहीं करे। हमारी सेना इतनी बड़ी है कि हम दूसरे देश पर आक्रमण करके उसके राज्य को हड़प सकते हैं। ठीक। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया। हमारी नैतिकता आज तक, मतलब ये एक बहुत बड़ी चुनौती कि हमने कभी नहीं किया। लेकिन हाँ, दूसरे के
दूसरे को मुंह तोड़ जवाब भी हमने दिया है दूसरे के आक्रमण को। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि हम अपने दुर्दिनों में किस प्रकार की मनुष्यों को पैदा कर सके। तो ये आप लोग लिख लोगे कि हम अपने दुर्दिनों में इस प्रकार के मनुष्यों को पैदा कर सके जिनका विश्व के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। कैसा? गांधी जैसे कर्मठ, धर्मनिष्ठ तथा क्रांतिकारी लोग की भी बात हो रही है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात हो रही है। विद्वान कवि रविंद्रनाथ टैगोर विद्वान कवि हैं। और अरविंद, महर्षि रमण जैसे योगियों को हमने परतंत्रता, जब हम क्या थे, गुलाम थे अंग्रेजों के, उस समय उन दिनों में पैदा किया। और क्या है, लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना, इस गद्यांश का संदेश पूछेगा आपसे तो आप लोग लिख देना कि इस अवतरण में लेखक ने नैतिकता पर अधिक बल दिया है और स्पष्ट किया है कि नैतिकता ऐसा आधार है जो पहाड़ों से भी अधिक, नैतिकता ही हमारे देश का आधार है। लिखना आप लोग क्या लिखोगे, नैतिकता हमारे देश का आधार है जो पहाड़ों से भी अधिक मजबूत है, समुद्र से भी अधिक गहरी है और आकाश से भी अधिक ऊंची है। ठीक ना। अब जो हम लोग कर लेते हैं कि यदि हमें अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। तो इसकी व्याख्या आप लोग फटाफट लिख लो कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है, क्या कहते हैं लेखक जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि देश में अन्याय और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इसी से समाज में संघर्ष होता है। जब अन्याय होगा, अत्याचार होगा तो संघर्ष उत्पन्न होगा। हमें नैतिकता पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए, कैसी आर्थिक व्यवस्था कि मनुष्य के त्याग की, जिसमें मनुष्य के त्याग की भावना सम्मिलित हो, समाज के कल्याण की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। तभी भारतीय संस्कृत पर आधारित आर्थिक ढांचा जो है वो निर्मित हो सकेगा। हम जो भी धन अर्जित करें उसके मूल में लोक कल्याण की भावना निहित होनी चाहिए। ठीक। और हमें अपने आर्थिक व्यापार किस भावना से प्रेरित होकर करना चाहिए, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना और संस्कृति के आधार पर अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। और अन्यायों और अत्याचारों को रोकने का उपाय क्या है? अन्यायों और अत्याचारों को रोकने का प्रमुख उपाय यह है कि हमारे अंदर व्यक्तिगत लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर वैयक्तिक त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना प्रमुख होनी चाहिए। अब हम लोग झ देख लेते हैं। आप लोग में बहुत ज्यादा ये रेखांकित अंश की व्याख्या है और आया भी हुआ है, इसलिए आप लोग देखो 2014, 16, 22 में आया हुआ है। तो ये मत समझना कि इतने सारे हैं तो महत्वपूर्ण नहीं है, आपके सारे अध्याय उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, इसका रेखांकित अंश की व्याख्या, और ये रेखांकित अंश भी कर लेते हैं हम लोग। वह नैतिक अंकुश यह चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। इसकी व्याख्या आप लोग लिख लीजिए फटाफट। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि स्वार्थ से प्रेरित भोग को समाप्त करने का एकमात्र उपाय अहिंसात्मक त्याग की भावना का उदय है। स्पष्ट है कि नैतिक अंकुश के बिना विज्ञान की शक्ति मनुष्य के लिए लाभकारी नहीं हो सकती। जैसे देखो बच्चों, नैतिक अंकुश नहीं है तो आपको मोबाइल किस लिए मिलता है? पढ़ने के लिए। लेकिन ज्यादातर बच्चे भटक जा रहे हैं, रील्स, अदर वीडियो, पढ़ाई की वीडियो इतनी सारी पड़ी हुई हैं। अगर ढंग से पढ़ना चाहे आदमी तो बहुत कुछ ज्ञान अर्जित कर सकता है घर बैठे, परंतु नैतिक अंकुश नहीं रहता है तो हम ये मोबाइल विज्ञान की ही वो देन है। लेकिन इसको क्या हम करते हैं, गेम खेलते हैं। क्या कौन सा गेम है, पबजी, कौन कौन सा गेम आप लोग खेलते हो, तो उससे क्या होता है ना कि
विज्ञान की शक्ति मनुष्य के लिए लाभकारी नहीं हो सकती, तब लाभकारी कैसे होगा ये मोबाइल जब हम गेम खेलेंगे तो। लेकिन अभी नैतिक अंकुश के साथ हम मतलब हमारी नैतिकता कि हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। हम इतने अच्छे से मानचित्र देखें, इतने अच्छे से एक एक शब्दों को पढ़े समझे, हर एक चीज मिल जाएगा आपको, लेकिन उस चीजों को हटाकर हम गलत रास्ते पे चलने लगते हैं। यानी मतलब गलत रास्ता क्या, गेम खेलेंगे, मोबाइल में मूवी देख लिए, कुछ भी मतलब देखना, समय की बर्बादी करेंगे। ठीक, तो क्योंकि वह तो उस शक्ति के बल पर दूसरों के अधिकारों को हनन करके उनसे सब कुछ छीन लेता है, किंतु धर्म अधर्म पाप पुण्य उचित अनुचित का नैतिक अंकुश उसे ऐसा करने से रोकता है। इसी डर से विज्ञान की शक्ति का उपयोग सीमित मात्रा में करता है और नियंत्रण इस प्रकार करता है कि उसका विनाश के लिए उपयोग न किया जा सके। प्रश्न आपका क्या है कि आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है? तो आज विज्ञान मनुष्य को अद्भुत एवं अतुल शक्ति दे रहा। अतुल शक्ति है कि हम दूर बैठे अपने रिश्तेदारों से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। उसके लिए हमको जाना ही पड़ता था, लेकिन अभी हम वीडियो कॉल से हर एक चीज देख सकते हैं, वीडियो से हम सब कुछ देख सकते हैं। तो विज्ञान की ही ताकत है जो मनुष्य को अद्भुत एवं अतुल शक्ति दे रहा है। उसके बाद प्रश्न क्या है, विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है? तो विज्ञान का उपयोग जो है एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होने लगा है। ठीक ना। और लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश दिए हैं या देना चाहा है? तो हमें लेखक ने ये संदेश देना चाहा है कि हमें ऐसी भावना को जागृत करना है जो अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे। किसको प्रोत्साहित करे? अहिंसात्मक और त्याग भावना, ये दोनों आप लोग याद कर लो, को प्रोत्साहित करे एवं भोग भावना को दबाए। अपने अपने स्वार्थ के लिए न जी के, ठीक है, त्याग की भावना अपने अंदर रखें हम। ठीक है बच्चों, अब हमारा य और ट और भी है ठ, अब इस ड य ट। तो ये हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं कि पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृति जन और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए, हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम बने हैं, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिन में भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। तो इसकी व्याख्या आप लोग स्पीड में लिख लीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अनेक प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव कृत आपदाएं आई, हमने डट कर मुकाबला किया, हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। हमारे देश में अनेक आक्रमणकारी आए गए, अनेक संप्रदायों का उत्थान पतन भी हुआ, हम विदेशियों द्वारा दबाए और कुचले गए, हमारे ऊपर प्रकृति और मानव ने अनेक संकट खड़े किए, फिर भी हम यथावत मतलब जैसे कि तैसे ही बने रहे, हमारी संस्कृति अछूड़ रही। ठीक है, अछूड़िए यह कर लेना, ठीक है। हमारा जीवन और हमारी सृजनात्मक शक्ति यथावत कायम रही। कहने का अभिप्राय यह है कि इतनी विषम परिस्थितियों में हमारी संस्कृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। और क्या है, लेखक ने उपर्युक्त गद्यांश में भारतीयों की किस विशेषता का उल्लेख किया है? तो लेखक ने इस गद्यांश के माध्यम से भारतीयों के अदम्य साहस, धैर्य एवं विषम परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता जैसी विशेषताओं का उल्लेख किया है। देखो आप लोग लिख लो, अदम्य साहस, धैर्य, विषम परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता की ये विशेषता आप लोग को लिखना है। ठीक, अब हम लोग कर लेते हैं ट
क्या है, श्रुति कहती है तेन तक तेन भुजिया। इसी प्रकार, इसी के द्वारा हम व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच का विरोध मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। रेखांकित अंश की व्याख्या लिख लीजिए कि भारतीय दर्शन के अनुसार भोग की उत्पत्ति त्याग से हुई है। त्याग भी जो है त्याग भी भोग में ही पाया जाता है। उपनिषद, श्रुति कहती है ना, तो वही उपनिषद में कहा गया है कि संसार का भोग त्याग की भावना से करो। संसार का भोग करो लेकिन त्याग की भावना से। हमको यहाँ रहना नहीं है, मर्त्य लोक है बच्चों, यहाँ मृत्यु ही होती है। कोई पैदा होता है, कोई मरता है, ठीक। तो इस लोभ से ना करें कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसे नहीं। संसार का भोग करो, सबको अपना मानो, लेकिन इस कदर भी किसी को नहीं कि हाँ इस संसार को छोड़ के जाना है, नहीं, यही हमको पूरा जन्म जन्मांतर रहना है। कोई 60 साल जीता है, कोई 50 साल, कोई 40 साल, कोई 30 साल, कोई 20 साल, कोई 10 साल, पता नहीं है हाँ कि किसकी उम्र कितनी है, ठीक। तो क्या कर रहे हैं यहाँ, त्याग में ही भोग माना गया है। त्याग करोगे तो उस त्याग करना ही सबसे बड़ी बात है, तो त्याग में ही भोग माना गया है। भोग के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कलह करता है, भोग के लिए ही तो कलह करता है, विवाद करता है, समाज में उसका विरोध करता है। भोग के कारण एक समाज का दूसरे समाज से अथवा एक देश का दूसरे देश से क्या संघर्ष होता है, जिसका जीता जागता प्रमाण आप लोग को चीन है। अतः इन समस्त विरोधों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए त्याग की भावना का उत्पन्न होना अनिवार्य है। अभी वर्तमान में इजराइल और रूस किसके बीच युद्ध चल रहा है, आप लोग कमेंट में प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि इस समय युद्ध किसके बीच में चल रहा है, ठीक। क्या है कि समाज से अथवा भोग के कारण ही समाज का दूसरे समाज से अथवा एक देश से दूसरे देश से संघर्ष होता है। अतः इन समस्त विरोधों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए त्याग की भावना का उत्पन्न होना अनिवार्य है। त्याग की भावना मन में आते ही चित्त में अपार सुख और शांति का अनुभव होता है। जो ही आपके अंदर त्याग की भावना आएगी ना, आप एकदम बेफिक्र हो जाएंगे। मतलब आपको किसी भी चीज की परवाह नहीं रहेगी, किसी चीज का फिक्र नहीं रहेगा और सुख और शांति का ऐसा अनुभव होगा। इस प्रकार त्याग अथवा अहिंसा भारतीय संस्कृति का वह तत्व है जो संसार में व्याप्त समस्त व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनैतिक, देश और विदेशगत विरोधों को समाप्त कर सकता है। प्रश्न क्या पूछे हैं कि हमारे नैतिक सिद्धांतों में किस चीज को प्रमुख स्थान दिया गया, इसका दूसरा रूप क्या है। तो हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा को प्रथम या प्रमुख स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम क्या है, त्याग है। अहिंसा का दूसरा नाम क्या है, त्याग है। ये आप लोग लिख लीजिए कि अहिंसा का दूसरा नाम त्याग है, नाम या रूप, ठीक ना। और हमारे नैतिक सिद्धांतों में अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया गया है। अब चलिए ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो इन सब भाषाओं में आदान प्रदान का सिलसिला अनुवाद द्वारा आरंभ करे। यदि सब भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सांस्कृतिक संगम स्थापित हो जाता है तो इस बारे में बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही वह संगम साहित्यकारों को प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकेगा और अच्छे साहित्य के स्तर के निर्धारण और सृजन करने में भी पर्याप्त अच्छा कार्य कर सकेगा। तो आप लोग लिख लीजिए रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप लोग क्या लिखेंगे, 2 रेखांकित अंश है ना, तो पहले में लिख लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कि प्रादेशिक भाषाओं को समझने के लिए ऐसी संस्था स्थापित की जाए और अनुवाद के माध्यम से इन भाषाओं का आदान प्रदान संभव हो सके। और दूसरा क्या है कि अनुवाद करने वाली यदि कोई संस्था सृजित हो जाती है तो
इससे साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिलेगा, अच्छे साहित्य की रचना संभव हो सकेगी और साहित्य सृजन में सकारात्मक बदलाव होगा, साहित्य के स्तर में भी सुधार होगा। ठीक ना। प्रश्न क्या पूछे कि भारत अपनी एक सूत्रता किन किन कलाओं द्वारा प्रदर्शित करता आया है, तो लिख लो, भारत अपनी एक सूत्रता गान द्वारा, नृत्य द्वारा, चित्रकला द्वारा, वास्तुकला द्वारा, मूर्तिकला द्वारा प्रदर्शित करता आया है। ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं अगला कि वर्तमान युग में भारतीय संस्कृति के समन्वय के प्रश्न के अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। ठीक है। और इसके बाद है, क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संघ लिपि, अर्थात संघ लिपि कौन है, देवनागरी लिपि में छपवाने का आयोजन करें, और क्या यदि वे अपनी कृतियों को देवनागरी में छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत के लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरे भाषा की कृतियों को स्वल्प परिश्रम से समझ जाएगा। तो अब चलिए ये कर लेते हैं हम लोग। लेखक कहते हैं कि लेखक कह रहा है कि भारत की प्रादेशिक भाषाओं का स्वाद देश के समस्त लोगों को चखाए। मतलब हर प्रदेश का जो भाषा है अपनी, सबका अलग अलग भाषा मिले, मराठी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, तो उसको क्या किया जाए, प्रत्येक भाषा की अपनी विशेषता है सारी भाषा की। ठीक है। तो इसके लिए आवश्यक है प्रादेशिक भाषा की रचनाओं को, अब उनकी जो रचना है, साहित्य है, वो अपने अपने वो में है, भाषा में है, तो उसको देवनागरी में, हिंदी में कर दिया जाए। ठीक। ताकि सभी देशवासी उसका आनंद उठा, सब लोग पढ़ सके, इससे उत्तर और दक्षिण भारतीय लोग आनंद उठा सके, क्योंकि इन सब भाषाओं में पर्याप्त समानता है। और कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाने का क्यों सुझाव दिया गया है, तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि जो है, ये आप लोग एकदम अच्छे से लिखो, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है, लिपि देवनागरी है। सबको याद रहना चाहिए। सबसे मैं प्रश्न व्हाट्सएप पे करूंगी। ठीक ना। देवनागरी लिपि में छपवाने का आशय है, यह ऐसी लिपि है जिसे जन सामान्य भी समझ सकते हैं। देवनागरी लिपि में यदि कोई रचना छपती है तो उसे जन सामान्य आसानी से समझ सकते हैं। ठीक ना। तो अब चलिए कुछ प्रश्न हैं वो कर लेते हैं हम लोग। देख लीजिए, आप लोग करने को तो कर लोगे। हमारे देश में जाति, धर्म, जलवायु, आचार विचार में जो इतनी विभिन्नता दिखाई देती है, उसका क्या कारण है, तो हमारे देश में अनेक जाति धर्म के लोग हैं, उनके आचार विचार अलग है, साथ ही यहाँ की जलवायु में भी परिवर्तन होता रहता है, इसलिए आचार विचार में भी भिन्नता है। तो आप लोग ये देखते चलिए, देश की इस विभिन्नता में एकता स्थापित करने वाली वस्तु को हम क्या कहते हैं, तो भारतीय संस्कृति की विशेषता। भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या है, ये सब बता चुकी हूँ आप लोग को। अहिंसा है। भारत की सांस्कृतिक एकता को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने किन दो उपमाओं का सहारा लिया है, तो अहिंसा और नैतिक चेतना का आश्रय लिया है। ठीक है। तो आप लोग, मुझे आशा है कि ये सारे प्रश्न आप लोग कर लोगे। ठीक ना। एक बार देख लो। जिसको नहीं समझ में आएगा वो बता देना, क्योंकि ये सारे प्रश्न उस आपके जो व्याख्या में हो जा रहे हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या में। भारतीय प्रजातंत्र का मूल आधार, भारतीय प्रजातंत्र का मूल आधार स्वतंत्रता है, जिसमें वह अपना विकास, सभी लोग विकास अपना कर सकते हैं। ठीक ना। और जब हम भोग भी त्याग की भावना से करेंगे तो इससे किसी के अंदर विरोध ही नहीं रहेगा। समाज के बीच व्यक्ति और समाज के बीच, समाज और समाज के बीच, देश और देश के बीच तो विरोध रहेगा ही नहीं। और गांधी, रविंद्र और अरविंद का स्मरण किस संदर्भ में हुआ है, तो आप लोग जानते ही हैं कि हर प्रकार की प्रकृतिजन और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हमारी सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई।
तो अभी मुझे नहीं लगता कि आप लोग को इसमें से कोई भी प्रश्न बताने की जरूरत है, सारा हमने करा दिया है। आप लोग से एक ही आग्रह है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ओके, और शेयर करोगे तो दूसरे बच्चों को भी काम आएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।